जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार द्रोह के लिए स्पेशल डबल स्टार टेस्ट सीरीज के नाम से टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। तो इसी का जो है ना टेस्ट नंबर 14 कंप्लीट करेंगे। और ये देखिए टेस्ट हुआ था 29/11/2025 को टेस्ट हुआ था। तो इसी का पूरा 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ध्यान पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए टेस्ट नंबर 14 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। बोल रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन क्या है तो बिल्कुल सही है, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है उत्तरी गंगा का मैदान का विस्तार 56,980 वर्ग किलोमीटर में है। ये क्या है तो बिल्कुल जो है ना सही है। उत्तरी गंगा का मैदान का विस्तार कितना है तो 56,980 वर्ग किलोमीटर में है। ये क्या है तो बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि सोमेश्वर श्रेणी बिहार का नवीनतम क्या है तो संरचना है। ये भी क्या है तो सही, इसमें दोनों क्या है तो सही कथन है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए करानीन में से कौन सा संज्ञा का क्या उदाहरण नहीं है, बताइए इसमें बोल रहा है में से कौन जो है संज्ञा का क्या उदाहरण नहीं है, बताइए इसमें कौन नहीं है, बताइए क्या होगा। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। वह नहीं है लेकिन सुंदरी है, मानव है, पटना है। ठीक है। और याद रखिए ना कि संज्ञा अगर पूछा है संज्ञा किसे कहते हैं तो किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान आदि के नाम को क्या बोलते हैं तो संज्ञा कहते हैं। ठीक है। और वह क्या है तो संज्ञा नहीं बल्कि क्या है तो सर्वनाम है। और सर्वनाम किसे कहते हैं तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द को क्या बोलते हैं सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। जैसे वह, यह, हम लोग, तुम लोग, ये सब क्या है तो सर्वनाम है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हिंदी में तलबी स की ध्वनि है, क्या है बताइए। कह रहा है हिंदी में तलबी स की जो ध्वनि है ना वो क्या है बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। तालब है, क्या है तो तालब है। ठीक है। तलबी सा बोलते हैं तो क्या है तो तालब है, बोलिएगा तो आपको जो है ना पता चल जाएगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन जो है ना आर्थिक सर्वेक्षण से आपका एक क्वेश्चन बिहार दरोगा में रहेगा ही, इसलिए इसको अच्छे से जो है ना पढ़ लीजिएगा। तो कह रहा है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के संबंध में असत कथन का जो है ना चयन करें। मतलब असत क्या है तो गलत कथन का चयन करें। ये 4 ऑप्शन दिया बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में कह रहा है वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक जीडीपी 6.4% रहने का अनुमान है। ये क्या है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। ये भी क्या है तो सही है। ठीक है। भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है, ये भी क्या है तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि वैश्विक सेवा निर्यात में भारत का स्थान कितना है तो 7वां है, ये भी क्या है तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत में बेरोजगारी दर कितना है 3.1% हो गई है। ये क्या है तो गलत है। यहाँ 3.1 नहीं होगा, 3 कितना होगा तो 2 होगा, इसलिए क्या है तो डी नंबर क्या है तो गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो डी होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आइए 5 पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो सत्य है, बताइए इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो सत्य है, बताइए इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पहला कह रहा है कि आगत निर्गत, कह रहा है आगत निर्गत तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क में मिलती है। ये क्या है तो गलत है। याद रखिएगा ना कि आगत निर्गत तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क में मिलती है, ये क्या है तो गलत है। याद रखिए ना कि तंत्रिका तंत्र जो है ना मुख्य रूप से 2 भागों में बटा होता है, एक केंद्रीय तंत्रिका और एक क्या होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है। और याद रखिए कि आगत जो है इसको क्या बोलते हैं संवेदी, तंत्रिका तंत्र संवेदनाओं को ग्रहण करके केंद्रीय तंत्रिका तक पहुंचाती है, जबकि निर्गत जो है ना मतलब मोटर तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क के आदेशों को मांसपेशियों और ग्रंथियों तक क्या करती है तो पहुंचाती है। आगे देखिए कह रहा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा खोपड़ी कपाल में शामिल होते हैं, ये भी क्या है तो गलत है। ठीक है। ये क्या है तो गलत है। यहाँ पे याद रखिएगा ना कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जो है ना मस्तिष्क और मेरुरज्जु क्या होते हैं शामिल होते हैं, ये क्या होगा तो सही होगा। आगे कह रहा है कि अनुमस्तिष्क जो है ना मध्य मस्तिष्क में स्थित होते हैं, ये भी क्या है तो गलत है। और नेक्स्ट कह रहा है कि सभी अनैच्छिक क्रियाएं मेडुला द्वारा क्या होते हैं नियंत्रित होते हैं, यही क्या है तो सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो डी बिल्कुल क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि संक्षारण अथवा ऑक्सीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि संक्षारण अथवा क्या है ऑक्सीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है इसके कारण, कह रहा है संक्षारण अथवा क्या है तो ऑक्सीकरण, बोल रहा है इसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, ये क्या है तो बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि ऑक्सीकरण के प्रभाव से बचाने के लिए चिप्स की थैली
में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ये भी क्या है तो सही। इसमें दोनों कथन क्या है तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 7 पे करा, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक बेरोजगारी का उदाहरण है, बताइए। यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक बेरोजगारी का क्या है उदाहरण है, बताइए कौन है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो बी होगा। कपड़ा मिलों में मशीनों के आगमन के कारण हथकरघा बुनकरों का क्या है बेरोजगार होना, ये क्या है तो औद्योगिक बेरोजगारी का क्या है तो उदाहरण है। ठीक है, और याद रखें कि औद्योगिक बेरोजगारी उस स्थिति को कहते हैं जब उद्योगों में तकनीकी बदलाव, मशीनों का आगमन, उत्पादन पद्धति में परिवर्तन या फैक्ट्रियाँ बंद स्थानांतरित हो जाने के कारण मजदूरों को नौकरी छूट जाती है, वही क्या कहलाता है औद्योगिक जो है ना बेरोजगारी कहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8 पे करा, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कुछ सही उत्तर का जो है ना चयन कीजिए। इसमें सही उत्तर क्या होगा बताइए। इसमें सही कथन का बात की, इसमें सही कथन क्या है तो देखिए पहला कह रहा है कथन ए कह रहा है, कथन ए कह रहा है कि आईएनएस अरिघात परमाणु ऊर्जा संपन्न क्या है तो पनडुब्बी है। क्वेश्चन कह रहा है कथन ए में कह रहा है कि आईएनएस अरिघात परमाणु ऊर्जा संपन्न पनडुब्बी है, ये क्या है तो बिल्कुल सही है। और कारण आर कह रहा है कि यह आईएनएस अरिहंत की कहीं क्या है अपग्रेडेड वर्जन है, ये भी क्या है तो सही है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो बी होगा। ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए का जो है ना सही व्याख्या क्या है तो नहीं है, तो उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए करा, जिला न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे क्या करिए विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही है बताइए। करा जिला न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही है बताइए। तो देखिए पहला करा जिला न्यायाधीश के बारे में करा, इसकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 233 के तहत होती है, ये क्या है तो बिल्कुल जो है ना सही है। जिला न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है ना संविधान के अनुच्छेद 233 के तहत होती है, ये क्या है तो बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट करा कि इसकी नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है, ये क्या है तो बिल्कुल जो है ना गलत है। याद रखिएगा ना कि इसकी नियुक्ति जो है जिला न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। याद रखिएगा कि जिला न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा तो सही का बात किया था ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे केवल 1 सही है, बाकी 2 क्या है तो गलत होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर आइए 10 पे करा, यूरोपीय संघ यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय जो है ना कहाँ है बताइए। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। ब्रुसेल्स कहाँ है तो बेल्जियम में है। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अगर बात करें यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय का मुख्यालय कहाँ है तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में ही है। ठीक है, और यूरोपीय संसद का बात करें, यूरोपीय संसद का जो मुख्यालय कहाँ है तो स्टर्मबर्ग फ्रांस में है। ठीक है, और जिनेवा में किसका मुख्यालय है तो यूरोपीय ऊर्जा आयोग EEC का मुख्यालय कहाँ है जिनेवा में है। ठीक है, WTO का मुख्यालय कहाँ है तो जिनेवा में है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए करा कि वायुसेना के केंद्रीय कमांड का मुख्यालय कहाँ है बताइए। वायुसेना के केंद्रीय कमांड का मुख्यालय कहाँ है बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। प्रयागराज में है। कहाँ है तो प्रयागराज में है। तो वायुसेना के केंद्रीय कमांड का मुख्यालय कहाँ है तो प्रयागराज में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है मिलान करने, यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे सूची 1 में क्या है तो झील है और सूची 2 में क्या है तो देश है। कौन सा झील किस देश में है इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला है बालखस झील। बालखस झील कहाँ है बताइए। तो बालखस झील का बात करें तो बालखस झील कहाँ है तो कजाकिस्तान में है। ठीक है, बात करें कि टोबा झील कहाँ है तो टोबा झील कहाँ है, टोबा झील बात करें कहाँ है इंडोनेशिया में है। और लोपनूर झील बोलेगा तो कहाँ है तो लोपनूर झील का बात करें कहाँ है तो चीन में है। और बैकाल झील बोलेगा तो कहाँ है तो बैकाल झील का बात करें कहाँ है तो रूस में है। तो बालखस झील बोलेगा तो कजाकिस्तान, टोबा झील बोलेगा तो इंडोनेशिया, लोपनूर झील बोलेगा तो कहाँ हो जाएगा चीन, और बैकाल झील बोलेगा तो कहाँ हो जाएगा तो रूस हो जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा 2 3 4 1। 2 3 4 1 किस में है 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि चार्टिस्ट आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें बोल रहा असत कथन कौन सा है बताइए। चार्टिस्ट आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा कथन क्या है तो बिल्कुल सही है बताइए। इसमें कौन सा कथन सही है बताइए। सही का बात नहीं किया, असत कौन सा, असत का बात किया, असत कथन कौन सा है बताइए। असत का बात किया है।
तो देखिए पहला कह रहा है कि चार्टिस्ट आंदोलन के संबंध में बारे में बोल रहा है कि इसकी शुरुआत जो है 1838 ईस्वी में हुई थी। ये क्या है, तो बिल्कुल सही है। याद रखिए कि चार्टिस्ट आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था लंदन में 1838 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है इसका उद्देश्य क्या है, तो बिल्कुल जो है ना सही, इसमें गलत का बात किया है। आगे कह रहा है इसका उद्देश्य व्यापारी के हितों का संवर्धन था। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। याद रखिए इसका उद्देश्य जो है ना मजदूरों के हितों के संवर्धन में था, ना कि व्यापारियों के। तो याद रखिए चार्टिस्ट आंदोलन का जो उद्देश्य था ना, व्यापारियों का नहीं था, क्या था, मजदूरों के हितों का संवर्धन था, ना कि व्यापारियों के। इसलिए क्या है, 2 नंबर गलत है। और आगे करा इसे मजदूरों का पहला संगठित आंदोलन कहा जाता है। क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसमें 1 और 3 सही, लेकिन 2 क्या है, तो गलत है। तो यहाँ पे ऐसा गलत पूछा था, गलत क्या है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। केवल 2 क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए। आगे देखिए यहाँ पे देखिए, इसको रीजनिंग का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहे हैं। 14 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए 15 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 15 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, तो संस्थान निकाय है, और सूची 2 में क्या है, तो प्रमुख अध्यक्ष है। कौन संस्थान या निकाय के अध्यक्ष कौन है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला है कौन, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के जो अध्यक्ष है ना, कौन है बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक के जो अध्यक्ष है कौन है बताइए। तो भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष का बात करें, कौन है, संजय मल्होत्रा है। कौन है, संजय मल्होत्रा है। और भारतीय स्टेट बैंक का बात करें कि भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष बोलेगा तो चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है फिक्की। फिक्की के अध्यक्ष कौन है, तो फिक्की के अध्यक्ष का बात करें तो कौन है, अनंत गोयनका है। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो ये जैसा है। कौन है, तो जैसा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो 2 1 3 4। 2 1 3 4 किस में है, तो ऑप्शन नंबर किस में है, तो बी में है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, करा कि इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। दाब को क्या करता है, तो परिभाषित करता है। तो इकाई सतह पर लंबवत लगने वाला बल दाब को जो है ना परिभाषित करता है। और दाब का ऐसा ही मात्रक बोलेगा तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, तो खोज है। सूची 2 में क्या है, तो खोज करता है। कौन सा खोज की खोज करता कौन है, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला है केंद्रक। केंद्रक का खोज किसने किया था, तो केंद्रक का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। नेक्स्ट है माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया का खोज का बात करें किसने किया था, कोलिकर ने किया था। किसने किया था, कोलिकर। ठीक है, इसका नामांकन बोलेगा तो किसने दिया था, बेंडा ने दिया था। और नेक्स्ट है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम का खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अर्धसूत्री विभाजन का खोज बोलेगा किसने किया था, हर्टविग ने किया था। किसने किया था, हर्टविग। ठीक है, किसने किया था, तो हर्टविग किया था। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 4 2 1। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको वर्ष 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है निम्नलिखित में से किसको वर्ष 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था। किसको चुना गया था बताइए, क्या होगा, तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। विट्ठल भाई पटेल को चुना गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली वायसराय ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा जो है ना छीना था बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली वायसराय ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था बताइए, क्या होगा, तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। अल्फांसो डी क्या था, अल्बुकर्क। अब अल्फांसो डी क्या होगा, तो अल्बुकर्क। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था, जो कालांतर में पुर्तगाली व्यापारी केंद्रों की क्या थी, राजधानी बनी थी। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा निम्नलिखित में से किसके द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किया गया था। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। सजिद नाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखिए, मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है ना कि समान त्रिज्या और समान ऊंचाई, यहाँ पे देखिए कह रहा है समान त्रिज्या और समान ऊंचाई वाले एक शंकु, गोलार्ध और बेलन के अनुपात दिया हुआ पी क्यू आर, और पी क्यू आर का मान यहाँ पे ज्ञात करने बोल रहा है। तो 1 2 3, तो यहाँ पे कोई भी अनुपात रख लीजिए, 1 2 3 आ जाएगा। इसका आंसर जो होगा ना बता दे रहे, इसका ऑप्शन जो होगा कितना होगा, तो डी होगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 पे क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि अशोक ने अपने शासनकाल के किस वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी बताइए। कह रहा है कि अशोक ने अपने शासनकाल के किस वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी बताइए, कौन सा वर्ष था।
तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 20वें वर्ष। क्या होगा? तो 20वें वर्ष होगा। नेक्स्ट है करा निम्न में से कौन सी अशोक के अभिलेखों की जो है ना लिपियाँ रही है? बताइए, करा निम्न में से कौन सी अशोक के अभिलेखों की जो है लिपियाँ रही है? निम्न में से सही कूट का जो है ना चयन करें। इसमें सही बताइए कौन सा है? बताइए क्या होगा? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सभी होगा। क्या क्या होगा? तो ब्राही लिपि भी होगा, खरोष्टी लिपि भी होगा, अरामाइक लिपि भी होगा, क्या ग्रीक और यूनानी लिपि भी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए करा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? बताइए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 2013 में पारित किया गया था। नेक्स्ट आइए करा यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे सूची 1 में क्या है? तो पदार्थ है, और सूची 2 में क्या है? तो उपयोग है। कौन सा पदार्थ का उपयोग कहाँ होता है इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो देखिए पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको सूत्र क्या होता है? NaOH इसका सूत्र होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो प्रयोग होता है ना, उपयोग कहाँ होता है? बताइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग होता है कहाँ होता है? तो साबुन जो है ना, साबुन और कागज़ बनाने में प्रयोग में होता है। कौन? सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण जिसको क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ होता है? तो विरंजक चूर्ण का जो उपयोग होता है कहाँ होता है? तो कपड़े व पानी की सफाई में तथा कीटाणुनाशक के रूप में जो है ना विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? NaSCO3। तो बेकिंग सोडा का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो बेकिंग सोडा का जो प्रयोग करते हैं ना, कहाँ करते हैं? तो केक और बेकरी वस्तुएं फुलाने में प्रयोग किया जाता है। मतलब बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा। और नेक्स्ट है धोवन सोडा। धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O। तो धोवन सोडा कहाँ प्रयोग करते हैं? धोने में करेंगे, कपड़ा धोने के पाउडर में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? तो 4 2 3 1। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है अगर केंद्रीय बजट 2025-26 की थीम क्या है? बताइए, केंद्रीय बजट 2025-26 की थीम क्या है? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, सबका विकास होगा। क्या होगा? तो सबका विकास होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कि अनॉक्सी शोषण में ग्लूकोज के अपूर्ण विघटन के फलस्वरूप बनता है क्या? बताइए, अनॉक्सी शोषण में ग्लूकोज के अपूर्ण विघटन के फलस्वरूप क्या बनता है? बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो डी होगा, एल्कोहल और क्या? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो याद रखना अनॉक्सी शोषण में ग्लूकोज के अपूर्ण विघटन के फलस्वरूप एल्कोहल और क्या है? CO2 का निर्माण होता है। और एल्कोहल और CO2 के बनने की इस प्रक्रिया को जो है किण्वन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर आइए 29 पे करा निम्न में से कौन सा कथन क्या है? तो सत्य। इसमें सत्य कथन बताना है। इसमें सही कथन कौन सा है? बताइए। तो देखिए पहला करा है कि मृत सागर की लवणता जो है 310 ग्राम प्रति लीटर है। ये क्या है? तो बिल्कुल गलत है। ये क्या है? तो गलत है। ठीक है, याद रखिएगा ना कि मृत सागर की लवणता की बात की यहाँ पे क्या दिया? 310 ग्राम प्रति लीटर। ये क्या है? तो गलत है। और यहाँ पे याद रखिएगा ना कि मृत सागर मतलब तुर्की की जो है ना, तुर्की की वॉन झील की लवणता क्या है? सबसे अधिक है। अगर बात करें सबसे लवणता वाला झील कौन सा? तुर्की का वॉन झील है, जिसका कितना है? 330 है। और दूसरा में कौन है? मृत सागर, जिसका कितना है? तो 300 जो है ना, यहाँ पे कितना आएगा? तो 300, यहाँ पे 310 नहीं आएगा, 238 आएगा। क्या आएगा? 238 आएगा। ठीक है, तो 238 है। इसके पहले में कौन आएगा? तो तुर्की का वॉन झील की लवणता क्या है? सबसे अधिक है, जिसका कितना है? 330 है। और नेक्स्ट करा है कि मृत सागर इजराइल एवं जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। यही क्या है? तो बिल्कुल जो है ना सही है। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, देख लेते हैं। करा है महासागरों की औसत लवणता 31 भाग प्रति 1000 ग्राम है। ये भी क्या है? तो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना कि महासागरों की औसत लवणता जो है 31 भाग प्रति 1000 ग्राम नहीं होगा। कितना होगा? तो 31 नहीं होगा, कितना होगा? तो 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर की बात का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा सही। बाकी ए और सी क्या है? तो गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी किस पुस्तक में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए 4 कारण जो है ना प्रस्तुत किए थे? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी किस पुस्तक में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए 4 कारण प्रस्तुत किए थे? बताइए क्या होगा? बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा, ऑन लिबर्टी। क्या होगा? ऑन लिबर्टी होगा। ठीक है, तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑन लिबर्टी में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए 4 कारण जो है ना प्रस्तुत किया था। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे 3 क्या है? तो सही है। बाकी 1 क्या है? तो गलत है। हमें बताना है। देखिए यहाँ पे क्या है? प्रमुख विभाग दिया और यहाँ पे क्या है? तो संस्थापक है। कौन सा विभाग का संस्थापक कौन है? इसमें 3 सही है, बाकी 1 क्या है? तो गलत है। ध्यानपूर्वक देखिए, इसमें बताइए, सोचिए कौन इसमें गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि दीवाने अर्ज विभाग। दीवाने अर्ज विभाग का जो संस्थापक था कौन था? बलवंत था। ये क्या है? तो बिल्कुल जो है ना सही है। दीवाने अर्ज विभाग का संस्थापक बोलेगा तो कौन है? बलवंत। बिल्कुल क्या है? तो सही है।
और नेक्स्ट है दीवाने कोई विभाग का संस्थापक कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक है। ये भी क्या है? तो बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है दीवाने मुक्तराज का संस्थापक कौन था? फिरोज शाह तुगलक है। ये क्या है? तो गलत है। याद रखना, दीवाने मुक्तराज का संस्थापक बोलेगा तो कौन है? फिरोज शाह तुगलक नहीं, बल्कि कौन होगा? अलाउद्दीन खिलजी होगा। तो इसलिए क्या है? सी नंबर गलत है। आगे करा दीवाने इश्तियाक के संस्थापक कौन है? फिरोज शाह तुगलक। ये क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसमें ए, बी और डी सही है, लेकिन सी क्या है? तो गलत है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? तो अलाउद्दीन खिलजी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत के कौन सा शासक गुलरुखी उपनाम से जो है ना कविताएं लिखता था? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि दिल्ली सल्तनत के कौन सा शासक गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था? बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सिकंदर लोदी। क्या होगा? तो सिकंदर लोदी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 पे करा निम्नलिखित में से सत कथन को चुने। इसमें सत कथन कौन सा है? बताइए। इसमें करा है कि सत कथन कौन सा है? बताइए। तो देखिए, पहला करा है कि बिल्हन जो है ना सोमेश्वर प्रथम का राज कवि था। ये क्या है? तो बिल्कुल जो है ना गलत है। ठीक है। और नेक्स्ट करा है कि अमोघ वर्ष ने वीर नारायण की उपाधि धारण किया था। ये तो क्या है? बिल्कुल जो है ना सही है। अमोघ वर्ष ने वीर नारायण की उपाधि धारण किया था, तो यही क्या है? तो सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। आगे देखिए करा है कि सेतु बंध की रचना वाकाटक शासक सरवरसेन ने किया था। ये क्या है? तो गलत है। और नेक्स्ट करा है कि चालुक्य वंश मतलब कल्याणी के संस्थापक तैलभ प्रथम थे। ये क्या है? तो गलत है। यहाँ पे तैलभ प्रथम नहीं होगा, यहाँ पे तैलभ द्वितीय होगा। ठीक है, तो इसमें सही क्या होगा? केवल बी क्या है? तो सही है। चलिए आगे देखिए। और यहाँ पे याद रखिएगा ना कि यहाँ पे बोल रहा है कल्याणी मतलब चालुक्य वंश की कल्याणी के जो है ना इसके संस्थापक बोलेगा तो कौन थे? तैलभ द्वितीय थे। और इसके शासक सोमेश्वर प्रथम ने चोलों के निरंतर पराजय के कारण जो है तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर लिया था। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा ना कि यहाँ पे बात करें कि बकाटक वंश, यहाँ पे बात करें ना बकाटक मतलब जो शासक था ना, मतलब बकाटक अगर वंश का बात करें तो बकाटक वंश का जो संस्थापक था 255 ईस्वी में बिंदुशक्ति ने किया था। और प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंध तथा सरवरसेन ने हरविजय नामक ग्रंथ की रचना किया था। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट याद रखिए। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन पीडीएफ में आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए। करा कि शब्द एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? बताइए। करा कि शब्द एलईडी का जो पूर्ण रूप है ना क्या है? बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। लाइट इमिटिंग क्या है? तो डायोड है। अगर पूरा डिस्कशन करवाने लगेंगे तो कम से कम 2-3 घंटा क्लास चल जाएगा, इसलिए हमें रिवीजन करवाना है ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन वो आपको सारा याद करवा दें, आपको समझा दें, ताकि आप जो है ना 100 क्वेश्चन जो है ना वो सही कर पाएँ। ठीक है, बाकी तो डिटेल पीडीएफ रहता है, आप उसको देख करके आप उसको जो है ना याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा कि भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की अवधि को जो है 120 दिन से घटाकर कितना कर दिया? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की अवधि को 120 दिन से घटाकर कितना कर दिया है? बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा 60 दिन। कितना होगा? तो 60 दिन होगा। ठीक है, तो भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की अवधि को 120 दिन से घटाकर जो है ना 60 दिन कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 पे आइए। करा कि नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है इसमें कौन सा कथन क्या है? तो सही और क्या है? तो गलत है। दोनों कथन को पढ़िए। देखिए, पहला कह रहा है ना कि कथन ए कह रहा है क्षुद्रांत्र जो है ना आहार नाल का सबसे क्या है? लंबा भाग होता है। ये क्या है? तो बिल्कुल सही है। क्षुद्रांत्र जो है ना आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। और कारण आर कह रहा है कि क्षुद्रांत्र जो है ना कार्बोहाइड्रेट बसा और प्रोटीन का क्या है? पूर्ण पाचन स्थल होता है। ये भी क्या है? तो सही है। इसमें दोनों कथन क्या है? तो सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या क्या है? तो नहीं है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि भारत में किसी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल में परिवर्तन करने का अधिकार जो है ना किसे प्राप्त है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में किसी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल में परिवर्तन करने का जो अधिकार है ना वो किसे प्राप्त है? बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। राष्ट्रपति को क्या है? तो प्राप्त है। तो भारत में किसी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल में परिवर्तन का जो अधिकार है ना किसको है? तो राष्ट्रपति को क्या है? तो प्राप्त है। और याद रखिएगा कि संविधान के भाग 10 के अनुच्छेद 244 तथा 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में क्या है? तो चर्चा किया गया है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है रेडियो सक्रियता रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार जो है ना किसने किया था? बताइए। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो डी होगा। हेनरिक जो है ना एक मिनट यहाँ पे डी नहीं होगा, सी होगा। हेनरी बैक्यूरेल ने किया था। किसने किया था? हेनरी जो है ना बैक्यूरेल ने किया था। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे सूची 1 में क्या है? तो प्रमुख दिवस है। और सूची 2 में क्या है? तो तिथि है। कौन सा दिवस कब मनाया जाता है इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला है क्या कर रहा है? पहला विश्व नारियल दिवस।
पहला क्या है, विश्व नारियल दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व नारियल दिवस जो है ना कब मनाते हैं? तो 2 सितंबर को जो है ना विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट है क्या, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस का नाम कब मनाते हैं? तो 5 सितंबर को जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को मनाते हैं। और नेक्स्ट है ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? ओजोन परत संरक्षण दिवस का बात करें कब मनाते हैं? 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 1, 4, 2। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? तो बी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण करती है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण करती है? बताइए क्या होगा? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, समुद्री पुलीन होगा। क्या होगा? समुद्री पुलीन होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है? आविष्कार है। और सूची 2 में क्या है? आविष्कार करता है। चलिए बताइए, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? बताइए। फ्लाइंग शटल का जो आविष्कार है ना किसने किया है? बताइए क्या होगा? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार बोले किसने किया है? तो जॉन के ने किया है। कौन किया है? जॉन के। नेक्स्ट है स्पिनिंग फ्रेम। स्पिनिंग फ्रेम का आविष्कार किसने किया है? तो स्पिनिंग फ्रेम का जो आविष्कार है रिचर्ड जो है ना आर्कराइट ने किया है। और पावर लूम का आविष्कार बोले किसने किया है? तो पावर लूम का आविष्कार का बात करें किसने किया है? तो एडमंड कार्टराइट ने किया है। ठीक है। और स्पिनिंग जेनी का आविष्कार बोले किसने किया है? तो जेम्स हार्ग्रीव्ज ने किया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2 किसमें? तो ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ भी देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है? तो देश है। सूची 2 में क्या है? तो मुद्रा है। कौन सा देश का मुद्रा क्या है इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला ईरान। ईरान की राजधानी कहाँ है? पहले याद रखिए ईरान की राजधानी कहाँ है? तो तेहरान है। और ईरान की मुद्रा क्या है? तो रियाल है। क्या है? तो रियाल है। ठीक है। अब अगर बात करें तुर्की की राजधानी कहाँ है? तो अंकारा है। कहाँ राजधानी है तुर्की का? तो अंकारा है। और तुर्की का अगर मुद्रा का बात करें क्या है? तो लीरा है। क्या है? तो लीरा है। ठीक है। और नेक्स्ट है इजराइल। इजराइल की राजधानी कहाँ है? तो जेरूसलम है। इजराइल की राजधानी कहाँ है? तो जेरूसलम है। इजराइल की अगर मुद्रा का बात करें क्या है? तो न्यू शेकेल है। क्या है? न्यू शेकेल है। और कनाडा की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है? ओटावा है। और कनाडा का मुद्रा बोलेगा तो क्या है? तो डॉलर है। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? 2, 1 क्या होगा? तो 4, 3। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है एक कि हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? बताइए। एक क्वेश्चन अब बहुत कन्फ्यूजन है यहाँ पे। अगर हल्का सा अगर मिस कीजिएगा ना तो आपका 1 नंबर यहाँ से चल जाएगा। पहले क्वेश्चन को ना पहले समझिए। और एग्जाम में जब बैठिएगा तो पहले क्वेश्चन को ना अच्छे से पढ़िएगा कि हाँ क्वेश्चन में कह क्या रहा है। क्योंकि यहाँ पे जल्दीबाजी में क्या होता है, ये भी गलती हमने की है। ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं कि हम गलती नहीं किए, हम भी गलती किए। इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन को बहुत सारे हमें प्रैक्टिस में बहुत बार क्वेश्चन करवा चुके हैं। बहुत लोग कमेंट इसका आंसर ये होगा फलना ढिकना। तो यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे बोल रहा है हरित क्रांति के जनक कौन है? तो यहाँ पे भारत में नहीं बोला है। अगर बोलता कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है तो यहाँ पे क्या होता है? एम एस स्वामीनाथन होता है। यहाँ पे क्या होता है? एम एस स्वामीनाथन। लेकिन बात क्या है कि यहाँ पे हरित क्रांति के जनक कौन है? तो यहाँ पे पूरा विश्व में बात किया तो क्या हो जाएगा? नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। अगर भारत लगा रहा था तब आंसर क्या होता? तो ए होता। ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें कि अगर भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसे रहेगा कि हरित क्रांति के जनक कौन है तो नॉर्मन बोरलॉग है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर आइए 44 पे करा कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार स्थिर मूल्य पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय जो है ना कितनी है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार स्थिर मूल्य पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी क्या होगा? को बी होगा। 36,000 कितना है? 323 क्या है? तो रुपया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आया करा कि सितंबर 2024 में किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित जो है ना किया गया? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि सितंबर 2024 में किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से जो है ना सम्मानित किया गया? बताइए किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो डी होगा। फ्रांस के। किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो फ्रांस के। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आया करा कि साबुन के साबुनीकरण से क्या बनता है? बताइए। साबुन के साबुनीकरण से क्या बनता है? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है लवण बनता है। तो साबुन के साबुनीकरण के से जो है ना कार्बोक्सिलिक जो है ना एसिड का क्या है? लवण बनता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 पे करा कि 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या जो है ना कितनी है? बताइए।
अगर मोल ज्ञात करने की बात करें ना तो मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटा जो है ना अनुभार होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा। कितना होगा, ए होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा, तो ए होगा, जिसमें कितना है तो 3 दिया होगा। क्या होगा, तो 3 होगा। ठीक है, तो मोलों की संख्या की बात की कि मोलों के बोल रहा है कि 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी है, तो 3 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसे सफलता मिलती है। मिश्रित वाक्य का अंग्रेजी रूपांतरण क्या होगा, मतलब ये जो हिंदी में ट्रांसलेशन दिया और इसको इंग्लिश में क्या है ट्रांसलेट करना है। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसे सफलता मिलती है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। दी पर्सन हु इज डिलीजेंट गेट क्या होगा, तो सक्सेस होगा। तो जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसे सफलता मिलती है। दी पर्सन हु इज डिलीजेंट गेट क्या होगा, तो सक्सेस होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि चूज द एप्रोप्रिएट मॉडल एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे खाली स्थान द ट्रेन अराइव सो सुन, यहाँ पे क्या भराएगा, तो 49 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। बिल भराएगा, क्या होगा, बिल द ट्रेन अराइव क्या होगा, सो सुन होगा। ठीक है, तो सेल का जो है ना, सेल का प्रयोग कहाँ करते हैं, सेल का प्रयोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, तो फर्स्ट पर्सन जो है ना आई और क्या है, तो डब्ल्यू बी के साथ होता है जिसमें सेल का प्रयोग। ठीक है, और शुड का प्रयोग चाहिए कि अर्थ में अथवा सलाह देने के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे बिल होगा, बिल द ट्रेन अराइव सो सुन होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में क्या है, तो घुलनशील है। बोल रहा है ना कि वसा में घुलनशील पूछा है, जल में नहीं। जल में क्या है, भैंस गया पानी में। जल में रखे ना कि बी और सी जल में जो है ना घुलनशील होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात क्या है क्या कि विटामिन जो है ना वसा में घुलनशील है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है बताइए, पे नहीं बोला है ना, नहीं। वसा में घुलनशील कौन नहीं है, अगर बात करें वसा में घुलनशील विटामिन कौन नहीं है, तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। बी और सी जो है ना भैंस गया पानी में से, याद रखिएगा। बी और सी क्या है, तो जल में घुलनशील होता है। और यहाँ पे क्या होगा, बी और सी नहीं, बाकी ए डी ए के क्या है, तो वसा में घुलनशील होता है, लेकिन बी और सी नहीं होता है, ये होता है जल में होता है। ठीक है, सिंपल याद रखिए, भैंस गया पानी में। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये जो ट्रिक है ना गौरव सर का है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन मेरे 51 कर रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में असत कथन का जो है ना चयन कीजिए। कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में असत कथन का चयन करें, मतलब गलत कथन का चयन करें। इसमें गलत कथन कौन सा है बताइए, क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक होता है। ये क्या है, तो बिल्कुल सही बात है। और नेक्स्ट कह रहा है इसके अध्यक्ष या सदस्यों की पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि इसकी अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित होता है, यही क्या है, तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। सी क्या है, तो गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि दी गई आकृति, यहाँ पे देखिए त्रिभुज याद करना है, इसका आंसर बता दे रहे हैं। 52 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। कितना होगा, तो 5 होगा। चलिए आगे देख रहा है कि राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें। इसमें कौन सा कथन क्या है, तो सही है। इसमें देखिए उपयुक्त कथनों में से कह रहा है सत कथन कौन सा है। राजा राम मोहन राय के बारे में कह रहा है कि 1826 ईस्वी में जूरी एक्ट का विरोध किया था, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की राजा राम मोहन राय, ये भी क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है 1817 ईस्वी में कोलकाता में डेविड हेयर की सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे, ये भी क्या है, तो सही। इसमें तीनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। उपरोक्त सभी कथन क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा बहुविवाह नामक जो है ना पुस्तक लिखा गया था बताइए। कह निम्नलिखित में से किसके द्वारा बहुविवाह नामक पुस्तक लिखा गया था। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा लिखा गया था। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 55 का रहा है निम्नलिखित कथनों में से ए और कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का जो है ना चयन कीजिए। इसमें सही और गलत क्या है, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला कथन ए कह रहा है कि रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किसी एक समूह में सदैव ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या है, बढ़ती है, ये क्या है, तो गलत है। ठीक है, और इस कारण आर कह रहा है कि किसी एक समूह में परमाणुवीय त्रिज्याएं समानता ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, तो ये क्या है, बिल्कुल जो है ना कारण क्या है, तो सही है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना कारण सही, लेकिन कथन ए क्या है, तो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी होगा। ए गलत है किंतु आर क्या है, तो सही है। यहाँ पे याद रखिएगा ना कि किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्रमशः बढ़ता है। किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, जिसमें आने वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण बल घटता है, अतः इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है, घटता है। और याद रखिएगा कि एक ही समूह में
एक ही समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर कोषों की संख्या बढ़ती जाती है तथा प्रभावी नाप के आवेश प्रायः समान रहता है, जिससे परमाणुीय त्रिज्या का मान क्या होता है तो बढ़ता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कथन एक गलत है लेकिन कारण आर क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आइए 56 पे कह रहा है कि बिहार बजट 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार का राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि बिहार बजट 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार का राजकोषीय घाटे का जो अनुमान है ना वो कितना है, बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। जीएसडीपी का कितना है 2.98 जो है ना % है। कितना है तो बिहार का बजट 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार का जो राजकोषीय घाटे जीएसडीपी का 2.98 क्या है तो अनुमानित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आएगा कि पर्ण विन्यास का अर्थ क्या है, बताइए। पर्ण विन्यास का जो अर्थ है ना वो क्या है, बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सी होगा। पत्तियों का तने पर लगने का क्या है तो क्रम है। नेक्स्ट आया कह रहा है कि इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पाठ करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय कौन बने, बताइए। कह रहा है इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय कौन बने हैं। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा ए होगा, सिद्धार्थ अग्रवाल बने हैं। नेक्स्ट आइए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग अनुसूचित जातियों के कल्याण से क्या है तो संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग है जो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से क्या है तो संबंधित है, बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा तो डी होगा। UN ढेबर क्या होगा तो आयोग होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आएगा कि ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है, बताइए। कह रहा है कि ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख जो है ना सबसे अधिक बार हुआ है। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा बी होगा, सिंधु नदी। ठीक है, तो याद रखना ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु, गंगा एवं यमुना नदी का उल्लेख जो है ना किया गया है। ठीक है, और सरस्वती नदी का जो सबसे अधिक प्रशंसा सरस्वती की गई है। ठीक है, लेकिन सिंधु का बात करें इसमें सभी नदियों की अधिराष्ट्रीय के रूप में वर्णित किया गया, जबकि अधिक बार जो है ना उल्लेखित है सिंधु का। ठीक है, यमुना जो है ना यमुना गंगा की सहायक नदी के रूप में यमुना का क्या है उल्लेख है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य की विधानसभा में दल बदलू विधायकों के पेंशन समाप्त करने वाला विधेयक जो है ना पारित किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य की विधानसभा में दल बदलू विधायकों के पेंशन समाप्त करने वाला विधेयक जो है ना पारित किया गया है। तो 61 का यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है तो हिमाचल प्रदेश है। तो याद रखें हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में दल बदलू विधायकों के पेंशन समाप्त करने वाला विधेयक जो है ना पारित किया गया है। नेक्स्ट आइए, कराए निम्नलिखित में से कौन मतदाताओं के सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है, बताइए। कराए निम्नलिखित में से कौन मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, मैक्सिको है। कौन सा देश है तो मैक्सिको है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आगे करा कि यदि मांग बढ़ जाए और आपूर्ति स्थिर रहे तो संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। करा यदि मांग बढ़ जाए और आपूर्ति स्थिर रहे तो संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, उपकरण है, और सूची 2 में क्या है, सूची बी में क्या है तो कार्य है। कौन सा उपकरण का कार्य क्या है इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला अमीटर का उपयोग जो है ना, अमीटर का जो कार्य है इसका कार्य क्या है बताइए। तो अमीटर का जो उपयोग होता है मतलब इसका जो कार्य है क्या है, तो विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अमीटर का प्रयोग करते हैं। और वोल्ट मीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो वोल्ट मीटर का जो प्रयोग है ना विभवांतर मापने में वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। और गैल्वेनोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर का जो प्रयोग है इसका प्रयोग करते हैं छोटी विद्युत धारा का पता लगाने हेतु। और नेक्स्ट है व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग कहाँ करते हैं, ज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने में व्हीटस्टोन ब्रिज का जो है ना प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, 2, 1, 3, 4। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संविधान की 11वीं अनुसूची के विषय में सूची में क्या है तो शामिल नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान की 11वीं अनुसूची की विषय सूची में क्या है तो शामिल नहीं है। बताइए कौन शामिल नहीं है, बताइए। तो देखिए पहला गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत शामिल है, पुस्तकालय शामिल है, भूमि सुधार लागू करना शामिल है, लेकिन भारी उद्योग का विकास क्या है तो ये शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए मैथ का क्वेश्चन है, 66 नंबर मैथ का 100 बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहे हैं, 66 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 67 का जो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा।
चलिए आगे देखिए 68 कह रहा है एक कंप्यूटर को एक नेटवर्क के साथ जोड़ने के लिए जो पता दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, बताइए। कह रहा है कि एक कंप्यूटर को एक नेटवर्क के साथ जोड़ने के लिए जो पता दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, IP एड्रेस कहते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत की पहली वंदे मेट्रो का नाम बदलकर जो है ना क्या रखा गया, बताइए। कह रहा है कि भारत की पहली वंदे मेट्रो का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नव भारत रैपिड रेल रखा गया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 पे देखिए, यहाँ मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, तो जीव विज्ञान के प्रमुख सिद्धांत है। और सूची 2 में क्या है, तो जनक उसके या क्या है, तो प्रवर्तक है। तो देखिए पहला बायोजेनिस का सिद्धांत किसने दिया था, बताइए। बायोजेनेसिस का सिद्धांत किसने दिया था, बताइए क्या होगा। तो बायोजेनिस का सिद्धांत बोलेगा किसने दिया था, लुई पास्चर ने दिया था। और विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो विकासवाद का सिद्धांत बोलेगा तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और जीन्स का सिद्धांत बोलेगा किसने दिया था, जीन्स का सिद्धांत बोलेगा तो TH मॉर्गन ने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत बोलेगा तो हुगो डीब्रिज ने दिया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि बस्तर, कह रहा है कि बस्तर जो है ना किस पठार का हिस्सा है, बताइए। अभी जो बस्तर है बहुत चर्चा में है, जो हिडमा जो था ना, बस्तर का बहुत बड़ा ये था ना संगठन था, तो अभी हिडमा मारा गया, जो आप पता होगा आपको। ये बस्तर कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है बस्तर। तो ये कहाँ है, तो बस्तर किस पठार का हिस्सा है, तो क्या हो जाएगा, तो 71 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। दंडकारण्य का क्या है, तो पठार है। तो बस्तर क्या है, छत्तीसगढ़ दंडकारण्य पठार में स्थित है। और यह भारत में टीन धातु के भंडारण के रूप में जो है ना जाना जाता है। और इसका विस्तार जो है ना बस्तर का उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं तेलंगाना तक है। और दंडकारण्य का पठार जो है ना ये क्या है, तो छोटा भारत के मध्यवर्ती भाग में क्या है, तो स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एक रहा कि वर्ष 2011, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है जनगणना से क्वेश्चन आएगा ही, इतना कन्फर्म मानिए। तो कह रहा है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार नीचे दिए गए राज्यों को साक्षरता दर के आधार पर अवरोही क्रम में जो है ना सजाएं। अवरोही मतलब क्या है, तो घटते क्रम में सजाएं, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो पहला होगा मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा, फिर क्या होगा हिमाचल प्रदेश, फिर क्या होगा, तो महाराष्ट्र होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, 1, 2, 3, 4 होगा। तो याद रखिए ना कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है, जिसमें अगर बात करें पुरुष साक्षरता कितना है, तो 82.14% है। और महिला साक्षरता का बात करें तो 65.46% है, ठीक है। और याद रखिए कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य जो कौन कौन है, तो पहला में कौन है, केरल, दूसरा में कौन है, मिजोरम, तीसरा में बोलेगा तो गोवा, और चौथा में बोलेगा त्रिपुरा, और पांचवा में बोलेगा हिमाचल प्रदेश, छठा में बोलेगा कितना कौन है, तो महाराष्ट्र है, ठीक है। तो ये 5 जो राज्य है ना, ये 6 राज्य याद रखिएगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो कौन कौन है, तो केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और क्या होगा, महाराष्ट्र होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि एक पिंड को 0.03 पॉइंट मीटर जो है ना त्रिज्या के क्षैतिज वृत्त पर घुमाया जाता है, इसको बनाना है। कह रहा है कि इसका कोणीय वेग कितना 10 रेडियन प्रति सेकेंड है। तो वृत्ताकार मार्ग पर किसी बिंदु का रेखीय वेग क्या होगा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा 3 मीटर क्या होगा प्रति सेकेंड होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74 पे आइए। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट के अनुसार सही उत्तर को चुनिए। यहाँ पे कथन ए है और क्या है, कारण आर है। इसमें बताइए कौन सही है कौन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 में प्रोफेसर गोविंद राजन को सम्मानित किया गया है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। और कारण आर कह रहा है कि विज्ञान रत्न पुरस्कार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त के अवसर पर दिया जाता है। ये भी क्या है, तो सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या क्या है, तो नहीं है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है कह रहा है कि 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, बताइए। 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे इसमें एक गलत है, बाकी 3 क्या है, तो सही है, बताइए इसमें कौन गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा काम क्या है, तो भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण प्रदान करता है। प्लेसेंटा ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो प्लेसेंटा क्या है, तो भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण प्रदान करता है, क्या है, सही है। और नेक्स्ट है मस्सा जो है विषाणु जनित रोग है, ये क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट है कर्णपाली क्या है, तो कान के मध्य भाग का है, ये क्या है, गलत है।
यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या है तो गलत है। याद रखिए ना कि कर्णपाली जो है ना कान के मध्य भाग का नहीं बल्कि यह बाहरी कान के मध्य कान के से अलग करता है। ठीक है, जो कर्णपाली है ना कान के मध्य भाग का नहीं है बल्कि यह बाहरी कान को मध्य कान से अलग करता है। ठीक है, और इसका जो मुख्य कार्य होता है ना ध्वनि के तरंगों को इकट्ठा करना और उन्हें कंपन में बदलना। ठीक है, और नेक्स्ट है कायिक प्रबंधन का काम क्या है, जड़, तना और पत्तियों द्वारा नए पौधे को विकसित करने की विधि है। तो ए, बी और डी सही, लेकिन सी क्या है तो गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सी होगा। नेक्स्ट आइए करें कि भारत में लोकवित्त का संरक्षक किसे कहा जाता है, बताइए। भारत में लोकवित्त का जो संरक्षक है ना किसे कहा जाता है, तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। नेक्स्ट आइए निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से क्या है तो संबंध थे, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करें इनमें से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से क्या थे संबंध थे, तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, सुभाष चंद्र बोस। क्या होगा, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की थी, बताइए। गांधी इरविन समझौता में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की थी, तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, तेज बहादुर सप्रू होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, पत्रिका या पुस्तक है। सूची 2 में क्या है तो लेखक और क्या है तो संपादक है। चलिए बताइए, पहला है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, बताइए। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, बताइए। तो द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक बोलेगा तो कौन है, विंसेंट आर्थर जो है ना स्मिथ है। और फ्री हिंदुस्तान के लेखक बोलेगा तो कौन है, फ्री हिंदुस्तान के लेखक बोलेगा तो तारक नाथ दास हैं। और वॉइस ऑफ इंडिया के लेखक बोलेगा तो वॉइस ऑफ इंडिया के लेखक बोलेगा तो कौन है, दादा भाई नौरोजी हैं। ठीक है, और मार्क्स, गांधी एवं समाजवाद के लेखक बोलेगा तो कौन है, तो राम मनोहर कौन है, लोहिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए होगा, 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट है ये निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी जो है ना नहीं है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी जो है नवरत्न कंपनी नहीं है, बताइए कौन नहीं है, बताइए। तो देखिए, पहला है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वेल जो है नवरत्न कंपनी है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नालको, ये भी क्या है नवरत्न कंपनी है। और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड क्या है, REC क्या है नवरत्न कंपनी जो है नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। और ONGC क्या है तो नवरत्न कंपनी क्या है तो लिमिटेड है, नवरत्न कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ए, बी और डी है, लेकिन सी क्या है तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रामीण विद्युतीकरणीय निगम लिमिटेड क्या है तो महारत्न कंपनी क्या है तो नहीं है। चलिए आगे देखिए, करानीन में से कौन सा घर्षण बल के बारे में क्या है तो सत्य नहीं है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में क्या है तो सत्य नहीं है, बताइए कौन सत्य नहीं है। तो देखिए, पहला कह रहा है कि घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है, ये क्या है तो सत्य है। और नेक्स्ट कह रहा है वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने मतलब फिसलने का कार्य करता है, स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है, ये भी क्या है तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अवयव और टूट फूट का कारण, ये भी क्या है तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है और मशीन में वॉल बेरिंग से घर्षण कम होता है, तो ये क्या है तो गलत। ऑप्शन नंबर डी क्या है तो सत्य जो है ना नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 पे आइए कराए। क्वेश्चन नंबर 83 कराए, निम्नलिखित कथनों में से असत कथन का चयन कीजिए। इसमें बोल रहा है गलत कथन जो है ना कौन सा, बताइए इसमें गलत कथन कौन सा है। तो देखिए, पहला कह रहा है कि जल स्थल चर जंतुओं में 3 कोष्ठीय हृदय होता है, ये क्या है बिल्कुल जो है ना सही है। और मछली में 2 कोष्ठीय हृदय होता है, ये भी क्या है तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि समान प्रकुचन दाब लगभग 80 मिलीमीटर Hg होता है, यही क्या है तो गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो है याद रखिएगा ना कि समान प्रकुचन दाब में जो है 120 मिलीमीटर Hg होता है, जबकि अनुशीतलीन दाब में लगभग कितना होता है 80 मिलीमीटर जो है Hg होता है, इसलिए क्या है सी गलत है। आगे करा रक्त जाप जो को स्पाइरोमीटर से मापा जाता है, ये क्या है सही है। तो यहाँ पे क्या हुआ ए, बी और डी सही, लेकिन सी क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ए वंडरलैंड ऑफ वंडर्स अराउंड द वर्ल्ड इन 101 एसेज के लेखक कौन है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ए वंडरलैंड ऑफ वंडर्स अराउंड द वर्ल्ड इन 101 एसेज के लेखक कौन है, बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा ए होगा, शशि थरूर हैं। नेक्स्ट है अगर निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें, इसमें बोल रहा है सत कथन कौन सा, बताइए सत कथन कौन सा, बताइए क्या होगा।
तो देखिए पहला कह रहा है कि बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन जो है उत्तर प्रदेश में हुआ है, ये क्या है तो गलत है। याद रखिए ना कि बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन उत्तर प्रदेश नहीं हुआ, क्या होगा तो मध्य प्रदेश होगा, क्या होगा तो मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत, नेपाल और भूटान ने अक्टूबर 2024 में त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ये भी क्या है तो गलत है। यहाँ पे भारत नेपाल तो है ही, लेकिन यहाँ पे भूटान नहीं होगा, क्या होगा बांग्लादेश होगा। तो भारत नेपाल बांग्लादेश ने अक्टूबर 2024 में त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौता पर क्या क्या हस्ताक्षर किया है, तब क्या होगा तो सही होगा। इसलिए 1 और 2 क्या है तो गलत है। और नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर मॉरिशस को संप्रभुता सौंपने का निर्णय लिया है, ये क्या है तो बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल 3 क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है विधान परिषद के कितने सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि विधान परिषद के कितने सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा 1/3। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कि एक आदमी जो भट्ठी के सामने खड़ा है निम्न में से किसके द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है एक आदमी जो भट्ठी के सामने खड़ा है निम्न में से किसके द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा संवहन, क्या होगा तो संवहन होगा। नेक्स्ट है योकोहामा रणनीति संबंधित है किससे, बताइए। योकोहामा रणनीति संबंधित है किससे, बताइए। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण से क्या है तो संबंधित है। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कौन सा देश है तो अपना देश जो है ना भारत है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अक्टूबर 2024 में भारत को ट्रेकोमा जो है मुक्त घोषित किया है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति संसद के सदस्य रहते हुए राज्य विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाता है तो क्या करता है, बताइए। कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति संसद के सदस्य रहते हुए राज्य विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाता है तो क्या होता है, बताइए। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 14 दिनों के भीतर राज्य विधानमंडल की सदस्यता जो है ना छोड़ना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है, बताइए। कह रहा है किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा डी होगा, विद्युत धारा के संरक्षण पे क्या है तो आधारित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा था, किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है तो विद्युत धारा होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि न्यू मोर द्वीप किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है, बताइए। न्यू मोर द्वीप किन दो देशों की सीमा पर स्थित है। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा ए होगा, भारत एवं क्या होगा तो बांग्लादेश होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बोल रहा है इसमें कौन सा कथन क्या है तो सही है। इसमें सही कथन का बात की, इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है शेषाचलम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट में स्थित है, ये क्या है तो गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि सिरुमलाई पहाड़ी तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में स्थित है, ये क्या है बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है गढ़जात की पहाड़ियाँ पूर्वी घाट पर्वतमाला का उत्तरी विस्तार है, ये भी क्या है तो सही। इसमें सही क्या होगा 2 और 3 सही है, तो क्या होगा तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, केवल 2 क्या है तो सही है। ठीक है, यहाँ पे 1 नंबर क्या है तो गलत है। ठीक है, याद रखिएगा ना कि गढ़जात मतलब गढ़जात की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से जो है ना भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है और ये पूर्वी घाट पर्वतमाला क्या है तो हिस्सा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो कह रहा है ना पहला क्या है गलत था, शेषाचलम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट में स्थित है, क्या है गलत था। तो याद है शेषाचलम पहाड़ियाँ दक्षिणी आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट का हिस्सा है, जबकि पश्चिमी घाट केरल तमिलनाडु कर्नाटक गोवा महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों में क्या है तो विस्तृत है। तो यहाँ पे जो है ना 1 नंबर गलत है। यहाँ पे क्या होगा तो यहाँ पे सही का बोला था ना, तो 2 और 3 क्या है तो सही है। तो यहाँ पे 2 और 3 क्या होगा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, केवल 2 कथन क्या है सही, बाकी 1 क्या है गलत है। चलिए आगे देख रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। बोला इसमें असत कथन कौन सा, बताइए। इसमें असत कथन पूछा है, असत कथन कौन सा है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि यहाँ पे पहला कह रहा है दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरनकोव टेलीस्कोप का अनावरण जम्मू कश्मीर में किया गया है, ये क्या है तो बिल्कुल जो है ना गलत है। यहाँ पे देखिए दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरनकोव टेलीस्कोप का अनावरण जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि कहाँ किया गया, लद्दाख में किया गया है, तब क्या होगा सही होगा। इसलिए 1 नंबर क्या है तो गलत है। आगे करा आरबीआई ने यूपीआई वॉलेट की सीमा 2000 से जो है ना बढ़ाकर 5000 कर दिया है, ये क्या है तो बिल्कुल सही है। और महाराष्ट्र के राज कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा नाम रखा जाएगा, ये क्या है रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा, ये क्या है बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 सही, लेकिन ये क्या है तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा ए होगा, केवल 1 क्या है तो असत्य है। चलिए आगे देखिए करा कि निम्न में से कौन सबसे प्राचीनतम स्तूप है, बताइए। सबसे प्राचीनतम स्तूप कौन सा है। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पिपराहवा क्या है स्तूप है।
नेक्स्ट आएगा कि निम्न में से कौन सा स्तूप मौर्यकालीन है, बताइए। निम्न में से सही कूट का चयन करिए। निम्न में से कौन सा स्तूप जो है ना मौर्यकालीन है, बताइए कौन है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए सारनाथ स्तूप मौर्यकालीन स्तूप है, और धर्मराजिका भी स्तूप ये भी मौर्यकालीन स्तूप है, और धम्मेक स्तूप ये भी क्या है, मौर्यकालीन ही है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 96 का जो है डी होगा। इसमें तीनों है ना, 3 है तो तीनों होगा, ठीक है। तो मौर्यकालीन स्तूप में कौन कौन आता है, पिपरावा स्तूप आता है, सारनाथ स्तूप आता है, सांची स्तूप आता है, और कौन आता है, धर्मराजिका स्तूप आता है। ये सभी कौन किस में है, तो मौर्यकालीन स्तूप है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिस्पर्धात्मक संवाद को परिभाषित करता है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिस्पर्धात्मक संवाद को परिभाषित करता है। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, में से सभी होगा। यहाँ पे कौन कौन करता है, तो केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार से प्रतिस्पर्धा, विभिन्न राज्यों की सरकार द्वारा केंद्र सरकार से प्रतिस्पर्धा, और विभिन्न राज्यों द्वारा आपस में क्या है, प्रतिस्पर्धा, ये तीनों होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा मोनेरा में किस प्रकार का पोषण होता है, बताइए। मोनेरा में ना किस प्रकार का पोषण होता है, बताइए। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। स्वपोषी तथा विषमपोषी दोनों होता है। तो मोनेरा जगत के जीवों में स्वपोषी तथा विषमपोषी दोनों प्रकार का क्या होता है, पोषण पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख रहा है कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 85वां है। कितना स्थान है, 85वां स्थान है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी 85वां नहीं होगा, 79वां होगा, क्या होगा, 79वां होगा, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 79वां प्राप्त हुआ है, और प्रथम स्थान पे बोलेगा कौन सा देश को मिला है, तो डेनमार्क मिला है। कौन सा देश है, डेनमार्क है, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 79वां होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 पे एक अप्रागामी तरंगे उत्पन्न होती है, बताइए। यहाँ बोल रहा है उपयुक्त में से कौन सा विकल्प क्या है, तो सत्य है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि अप्रागामी तरंगे उत्पन्न होती है किस में। तो यहाँ पे देखिए, कर अप्रागामी तरंगे के बारे में खुले पाइप में भी होती है, और तनी हुई डोरी में भी क्या होती है, अप्रागामी तरंगे जो है ना उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों होगा। तो अप्रागामी तरंगे खुले पाइप तथा तनी हुई डोरी दोनों में क्या उत्पन्न होती है, जो कि खुले पाइप में 2 अनुप्रस्थ प्रागामी तरंगे के अध्यारोपण से जो है ना बनती है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, सी होगा, 1 और 2 दोनों होगा। तो ये रहा डबल स्टार टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर कितना रहा, तो 14 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अपना स्कोर जरूर बताइए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स है। और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट जाकर के और सारा क्लास देख सकते हैं, तो सभी लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।